28 सितंबर 2001 शुक्रवार का दिन था। भारत का इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाने वाला मुंबई शहर हर रोज की तरह वही मुंबईया अफरा तफरी में व्यस्त था। इसी बीच किसी को माहिम के खाड़ी के किनारे कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि अरब सागर के इस खाड़ी में एक लाश तैर रहा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया तो पता चला कि वो एक नवयुवक की लाश थी। देखने पर साफ पता चल रहा था कि उस नवयुवक को पहले तो टॉर्चर किया गया होगा, उसके बाद उसे जान से मारा गया होगा। 20 से ज्यादा सिगरेट से जलाने के निशान थे। बाकी शरीर पर भी मार पीट के निशान और एक पैर में फ्रैक्चर, जिस पर कोई अनाड़ी व्यक्ति ने खुद से ही बैंडेज लपेटा था। लोकल सावनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। उसके बाद अखबार और टीवी पर फोटो भी रिलीज किया गया, लेकिन कोई भी इस लावारिस लाश को लेने के लिए नहीं आया। इसीलिए पुलिस वालों ने उस मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया, साथ ही कपड़े और फोटो को रिकॉर्ड रूम में भी रख दिया। कोई सुराग नहीं मिलने पर केस को उस समय पर क्लोज कर दिया गया था। इस कहानी को याद रखिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा इंसिडेंस है जो देश के सबसे सनसनीखेज घोटाले के आरोपी को बैक फुट पर ला देती है। फिलहाल इस कहानी को यहीं पर रोकते हैं और शुरुआत से शुरू करते हैं। 90 के दशक में मुंबई का एंटरटेनमेंट सेक्टर बहुत ही ज्यादा फल फूल रहा था। खासकर मुंबई के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन इस मामले में खास था। यहाँ पायरेटेड ऑडियो टेप्स और सीडी का सबसे बड़ा गैर कानूनी अड्डा था। सबसे ज्यादा सिनेमा घरों के साथ साथ कॉल गर्ल्स और बार डांसरों के अड्डे भी इसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता था। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे डांस बार थे, परंतु डीबी मार्ग की सबसे बड़ी शान थी टोपाज बार। टोपाज बार उस समय मुंबई के सबसे चर्चित और डिमांड वाला डांस बार था, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी वहाँ की नाचने वाली डांसर्स की क्वालिटी। उस बार की सबसे स्पेशल सर्विस यह थी कि वहाँ बॉलीवुड हीरोइनों की तरह दिखने वाली डांसर्स को रखा जाता था। उसी में से एक डांसर थी तरन्नुम खान, जो हूबहू माधुरी दीक्षित की तरह दिखती थी। और इसी का दीवाना था एक ऐसा व्यक्ति जो देश में 30,000 करोड़ के स्टैम्प घोटाले को अंदर ही अंदर अंजाम दे रहा था। 31 दिसंबर साल 2000 के शाम टोपाज बार का दरवाजा उसी मोटी तोंद वाले व्यक्ति के लिए खुलता है और उसे टोपाज बार के स्पेशल कमरे दीवाने खास में ले जाया जाता है। अगले ही दिन एक खबर ने पूरे मुंबई शहर में सनसनी फैला दी। पूरे डांस बार जगत में इसी बात की चर्चा हो रही थी। खबर थी कि एक व्यक्ति ने एक बार डांसर पर एक रात में ही 93 लाख रुपए उड़ा दिए। अभी देखने पर आपको 93 लाख रुपए उतना कोई खास नहीं लग रहा होगा, परंतु उस समय पर यह इतना बड़ा रकम था कि इससे 25 किलोग्राम सोना आ सकता था। उस मोटी तोंद वाले व्यक्ति का नाम था तेलगी, अब्दुल करीम लाट साहब तेलगी, और जिस स्कैम को वो अंदर ही अंदर अंजाम दे रहा था वो था तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम। इस स्कैम पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे रेलवे स्टेशन पर मूंगफली और सीजनल फल बेचने वाला एक गरीब व्यक्ति 30,000 करोड़ का स्कैम कर गया और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी। कैसे तेलगी ने सिस्टम में घुसकर खुद का सिस्टम बनाया और अंडरवर्ल्ड पुलिस वालों से लेकर नेताओं तक सबको अपने साथ मिला लिया था। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी देख सकते हो, तब आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड पर दे दूंगा। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली अब्दुल करीम नाम का एक गरीब व्यक्ति जो खानापुर रेलवे स्टेशन पर फल बेचा करता था, वो कुछ नेताओं और पुलिस वालों के साथ मिलकर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस से स्टैम्प पेपर छापने वाले असली मशीनों को हासिल कर लेता है और खुद का एक पैरेलल प्रेस चलाता है। असली स्टैम्प पेपर को छाप कर उसे खुद से ही बाजार में बेचने लगता है, जिससे सरकार को 30,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो जाता है। तेलगी अपने आसपास पुलिस वालों और नेताओं का चक्रव्यूह बना रखा था ताकि वो इस मैटर में कभी फंसे ना। इस स्कैम के शीर्ष पर बैठा हुआ तेलगी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस चक्रव्यूह को वो खुद अपने हाथों से बनाया था उसमें वो खुद ही फंसता चला जाएगा, और बाद में ऐसा ही हुआ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे तेलगी का ये स्टैम्प पेपर स्कैम एक्सपोज हुआ, कौन कौन इस स्कैम में एक्चुअल में शामिल था और कैसे तेलगी पकड़ा गया। क्या था उसका वो आखिरी इच्छा जो मरने के बाद भी वो भारतीय एजेंसियों को आईना दिखा गया। जानेंगे आज के इस वीडियो में। खिलाड़ी और उसके खेल को सब जानते हैं, पर यह खेल उसने खेला कैसे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। अब आते हैं वीडियो की ओर। तो तेली एक ऐसा बंदा था जिसके पास अथाह पैसे हो गए थे, परंतु फिर भी वो बहुत ही सिंपल जिंदगी जीता था। तेली के द्वारा किया जाने वाला ये स्कैम कितना बड़ा है ये सिर्फ तेली या तो फिर उसके कुछ क्लोज फ्रेंड को ही पता था। बाकी किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह स्कैम कितना बड़ा हो सकता था। शुरुआत में जब तेली के छोटे मोटे स्कैम पकड़े जाते थे तब वो पुलिस वालों को रिश्वत देकर छूट जाता था। बहुत सारे न्यूज चैनलों में खोजी पत्रकार रहे संजय सिंह एक पॉडकास्ट में तेली के बारे में जिक्र करते हुए बोलते हैं कि जब तेली का 4-5 लाख रुपए का स्टैम्प पेपर पकड़ा जाता था तो तेली पुलिस वालों को 30-40 हजार रुपए रिश्वत देता था। उसमें भी वो 2-3 हजार रुपए घर जाने के लिए किराए के लिए पैसे पुलिस वाले से ही मांग लेता था, ताकि पुलिस वालों के सबकॉन्शियस माइंड में ये डाला जा सके कि तेलगी सच में उतना भी अमीर नहीं है
जिससे तेली कम पैसे खर्च करके भी अपने अगल बगल के पुलिस वालों, नेताओं और अंडरवर्ल्ड को मैनेज कर लेता था। जैसे ही बार डांसर पर पैसे उड़ाने की खबर पूरे मुंबई में फैली, तब पुलिस वालों को एक्चुअल में पता चला कि तेलगी कितना अमीर हो सकता है। इस घटना के बाद पुलिस वालों को समझ आ गया कि तेलगी सोने के अंडे देने वाले मुर्गी की तरह है और अब पुलिस वाले भी तेलगी से पैसे हटने के चक्कर में लग गए। कुछ दिनों में ही मुंबई के 6 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ मामले दर्ज हो गए। तेलगी खुद के द्वारा बनाए गए इस चक्रव्यूह में धीरे धीरे फंसने लगा। हर कोई अपने तरीके से तेलगी से पैसे वसूल करने की कोशिश कर रहा था। क्या पुलिस वाले, क्या पॉलिटिशियंस, हर कोई भेड़ियों की तरह तेलगी के पीछे लग गया था। आलम यह था कि जब एक अदालत में 6 मामलों में फरार आरोपी तेलगी ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी और वह नामंजूर हो गई, तब भी पुलिस उसे छू न सकी। जबकि मुंबई के 6 अलग अलग थानों के जांच अधिकारी उस दिन पूरे पुलिस फोर्स के साथ अदालत में ही मौजूद थे, फिर भी तेलगी बिना रोक टोक के आराम से वहां से निकल गया। या सीधे तौर पर यूं कहें कि कथित रूप से उसे जानबूझकर पैसे लेकर के जाने दिया गया। जब उन अधिकारियों से इसके बारे में पूछा गया, तब वो बच्चों की तरह बहाना बनाने लगे। इस समय पर तेलगी का ये स्कैम पूरे देश में फैल चुका था और देश के कोने कोने में तेलगी के द्वारा बनाया गया फर्जी स्टैम्प पेपर धड़ल्ले से बिक रहा था। परंतु यहाँ से तेलगी का साम्राज्य का पतन अब शुरू हो जाता है और इसकी सबसे बड़ा कारण होता है डांस बार में उड़ाए गए पैसे। मुंबई पुलिस का ये ड्रामा तो चल ही रहा था, साथ ही बेंगलुरु पुलिस ने भी अगस्त 2001 में 2 लोग बद्रू और बिट्ठल को कपाली टॉकीज के सामने से गिरफ्तार किया। उसके पास से 53 लाख के फर्जी स्टैम्प पेपर मिले। आगे जांच में और 8.5 करोड़ के स्टैम्प पेपर बरामद हुए। उन दोनों अपराधी ने जिस मास्टरमाइंड का नाम लिया था, उसका नाम था अब्दुल करीम तेलगी। साल 2000 अक्टूबर का महीना खत्म होने को था। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में एक फोन की घंटी बजती है। सामने वाले व्यक्ति से पुलिस कमिश्नर सांगलियाना को एक बेशकीमती टिप मिलती है, जिससे वह तुरंत ही हरकत में आते हैं और बेंगलुरु पुलिस का एक टीम राजस्थान के अजमेर के लिए रवाना हो जाती है। खबर थी कि तेलगी अजमेर शरीफ के दरगाह पर आने वाला था। बेंगलुरु पुलिस ने तेलगी को पकड़ने के लिए अजमेर शरीफ के दरगाह पर एक जाल बिछाया और फाइनली 7 नवंबर 2001 को तेलगी पकड़ा गया। बाद में पुलिस की टीम तेलगी को लेकर तलाशी के लिए उसके लॉज पर ले जाती है। तलाशी में तेलगी के कमरे से एक सूटकेस बरामद हुआ, जिसमें फर्जी स्टैम्प पेपर भरे हुए थे। इसके साथ ही 35 लाख रुपए कैश, एक पुराना टेप रिकॉर्डर और हिंदी फिल्मों के ऑडियो कैसेट भी बरामद हुए। इस समय तक तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि तेलगी का यह स्कैम कितना बड़ा हो सकता है। गिरफ्तारी के 78 दिन बाद यानी 25 जनवरी 2002 को कर्नाटक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया गया था, जिसे स्टैम्प आईटी के नाम से जाना गया। इसके बाद ही तेलगी के स्कैम के बारे में सबको पता चला और यही गिरफ्तारी तेलगी की सबसे आखिरी गिरफ्तारी साबित हुई, क्योंकि इसके बाद तेलगी कभी भी ऑफिशियली जेल से बाहर नहीं निकल पाया। 8 जून 2002 को पुणे पुलिस के आईपीएस अधिकारी श्रीधर वगल को तेलगी के ठिकानों पर जांच के लिए कहा गया था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद पुणे पुलिस ने तेलगी के 2300 करोड़ के फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाले का पर्दाफाश किया। साथ ही प्रिंटिंग मशीन भी तेलगी के ठिकाने से बरामद किया गया। अपने इस कारनामे की पुणे पुलिस ने मीडिया में जमकर वाहवाही लूटी। बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ और इंस्पेक्टर प्रकाश देशमुख केस के जांच अधिकारी बने। साथ ही एडिशनल कमिश्नर एसएम मुशर्रफ को सारी जांच की निगरानी करने के लिए कहा गया था। घोटाले के पर्दाफाश होने के 5 महीने बाद यानी अक्टूबर 2003 में जांच की निगरानी कर रहे एडिशनल कमिश्नर एसएम मुशर्रफ ने आरोप लगाया कि जांच में गड़बड़ी की जा रही है। मुशर्रफ का आरोप था कि जिन 5 लोगों को वांटेड अपराधी बताया गया था, उसके नाम चार्जशीट से रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिए गए हैं और 6 नए लोगों का नाम चार्जशीट में आखिरी मौके पर जोड़ दिए गए, वो अभी बिना कोई कारण बताए, जबकि इन 6 नामों का जिक्र कहीं भी जांच या उसकी केस डायरी में नहीं आया था। 3 सितंबर 2002 को दायर चार्जशीट में जिन 6 लोगों का नाम थे, उसमें तेलगी की बीवी शाहिदा, उसकी बेटी सना और बीमार भाई अब्दुल रहीम का भी नाम था। मुशर्रफ का कहना था कि इन तीनों का नाम तेलगी से रिश्वत में पैसा वसूलने के लिए डाले गए थे और तेलगी से पैसा मिलने के बाद इन तीनों को यह कहकर छोड़ दिया जाता कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत ही नहीं मिले। हालांकि मुशर्रफ जांच निगरानी अधिकारी थे, परंतु फिर भी उनकी मदद करने वाले जूनियर अधिकारी जानबूझकर उनके साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे और उनकी बात भी नहीं मानते थे। बाद में जब यह पुलिस विवाद ज्यादा बढ़ गया, तब इस मामले की जांच पुणे पुलिस से छीन ली गई थी और 2 नवंबर 2002 को एसआईटी का गठन कर मामले की जांच एसआईटी के हाथों सौंप दिया गया। सुबोध जायसवाल को एसआईटी का प्रमुख डीआईजी बनाया गया। जब सुबोध जायसवाल ने मुशर्रफ के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की, तो वह 100% सही निकला। जायसवाल के जांच में जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया है, उसका लिस्ट मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप चाहे तो एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब याद कीजिए उस माहिम की खाड़ी वाली लाश की कहानी को, जिसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था। इस बार तेलगी की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी और हत्या का मामला दब नहीं पाया। लाश मिलने के 9 महीने बाद
पुलिस ने पुणे में फर्जी स्टैंप के केस में तेली के जिस साथी को गिरफ्तार किया था, पूछताछ के दौरान उसने ही तैरती हुई लाश का खुलासा किया। ये पहला मामला था जब तेलगी के खिलाफ हत्या के आरोप लग रहे थे। जिस व्यक्ति का लाश था उसका नाम था क्रिस्टोफर भट्टी। क्रिस्टोफर तेली के एक पड़ोसी अरुण हर्ली का रिश्तेदार था और तेली के चेन्नई ऑफिस में काम करता था। क्रिस्टोफर ने तेली के दूसरे कर्मचारी सूरज भट्टी के साथ मिलकर स्कैम से कमाए गए पैसे को लूटने का प्लान बनाया। वो दोनों गाड़ी लेकर गोवा की तरफ निकले। रास्ते में उन्होंने अपने पैसे लूट जाने की झूठी कहानी बनाई। कहानी सच्ची लगे इसलिए उन्होंने खुद के शरीर पर मारपीट के भी निशान बनवाए, परंतु तेली को किसी तरह से इसकी सच्चाई पता चल गई। उसके बाद तेली और उसके साथियों ने क्रिस्टोफर को बुरी तरह से टॉर्चर किया। इस दौरान क्रिस्टोफर के पैर भी फ्रैक्चर हो गया। जब क्रिस्टोफर की मृत्यु हो गई तब तेली और उसके साथियों ने शव को अपनी गाड़ी में डालकर 20 किलोमीटर दूर ले जाकर माहिम की खाड़ी में फेंक दिया। कोलकाता फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से एक्सपर्ट बुलाए गए। तेली के फ्लैट, उसकी गाड़ी तथा लाश पर मिले बैंडेज पर से खून के धब्बों का सैंपल कलेक्ट किया गया। उसका मिलान क्रिस्टोफर के माँ बाप के डीएनए से किया गया। अंततः यह साबित हो गया कि क्रिस्टोफर की हत्या में तेलगी का ही हाथ था। मुंबई क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट इंस्पेक्टर दिलीप कामत को जब ये पता चला कि तेलगी बेंगलोर के जेल में बंद है और उसके रैकेट से करोड़ों रुपए वसूले जा सकते हैं, तब उन्होंने जुलाई 2002 में गैर कानूनी तरीके से बेंगलुरु जेल में जाकर तेलगी से मुलाकात की। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। तेली के कहने पर हैदराबाद में रईस खान, जो कि तेली का करीबी माना जाता था, उसके घर पर छापा मारा गया। उस समय रईस खान घर पर नहीं था, परंतु 10 बैग भर करके फर्जी स्टैंप पेपर बरामद हुए। वापस मुंबई लौटने पर कामत ने सिर्फ 6 बैग यानी 4.25 करोड़ की बरामदगी दिखाई और बाकी के 4 बैग के स्टैंप के पैसा सीधा कामत के जेब में। 3 महीने के बाद जब कामत ने रईस खान को पकड़ा तब उसे 7 लाख का रिश्वत देकर छोड़ दिया। जुलाई 2002 में कामत ने एक और आरोपी सैयद हमीद को भी पकड़ा था, मगर उसे भी 8 लाख का घूस लेकर के छोड़ दिया। अंततः 27 अक्टूबर 2002 को कामत ने क्रिस्टोफर के कत्ल के केस में बेंगलुरु पुलिस से तेलगी की हिरासत हासिल कर ली। हालांकि तेलगी के खिलाफ मुंबई के 7 अलग अलग जगह पर केस दर्ज थे, परंतु मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर दत्ता डाल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर दिलीप कामत ने ज्वाइंट कमिश्नर श्रीधर बगल की मदद से नियमों के खिलाफ जाते हुए सारे केस अपने पास ट्रांसफर करवा लिए और सबका जांच अधिकारी बन बैठे, ताकि तेलगी की हिरासत उन्हीं के पास रहे और तेलगी की मदद से पैसे बनाने का काम चलता रहे। ये लोग तेलगी को एक एटीएम मशीन की तरह समझते थे कि जब चाहे जितना चाहे उतना पैसा निकाल लो। दत्ता डाल की हिरासत में तेलगी को मोबाइल फोन भी उपलब्ध कराया गया ताकि तेलगी हिरासत में भी अपना धंधा बिना किसी समस्या के चला सके। This is mobile phone footage which is exposing Abdul Karim Telgi. Take a look at this. This is Abdul Karim Telgi's jail cell. उसके बाद शुरू होता है दिलीप कामत का असली गेम। कोई पुलिस वाला पैसे के लिए इतना गिर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तेलगी भले ही हिरासत में था, परंतु उसे एक दिन भी हवालात में नहीं रहना पड़ा। इसकी बजाय तेलगी को अपने कप परेड के घर, कुलाबा के फ्लैट या तो फिर सायन इलाके के एक होटल में आलीशान कमरे में ठहराया गया। इसके लिए दिलीप कामत को कथित रूप से अच्छा खासा पैसा भी मिलता था तेलगी की तरफ से। ये एक ऐसा दौर था जब देश के पुलिस डिपार्टमेंट अपने सबसे भ्रष्ट दौर से गुजर रहा था। तेलगी को राजा की तरह रखा जा रहा था, परंतु 9 जनवरी 2003 को ये खेल खत्म हो गया जब महाराष्ट्र एसआईटी और कर्नाटक एसआईटी ने मिलकर तेलगी के कप परेड में स्थित घर पर छापा मारा। महाराष्ट्र एसआईटी के प्रमुख सुबोध जायसवाल अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि जिस घर को पुणे पुलिस ने सील बंद किया था उसकी सील टूटी हुई थी। अंदर पहुंचने पर एसआईटी की टीम ने देखा कि तेलगी अपने घर में आराम से बैठा चाय बिस्किट खा रहा था। 2 पुलिस कांस्टेबल उसके नौकरों के बनाए खाने का लुत्फ उठा रहे थे और तीसरा एक हेड कांस्टेबल बगल के कमरे में सोया पड़ा था। जबकि पुलिस के जिस अधिकारी असिस्टेंट इंस्पेक्टर दिलीप कामत को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी वह खुद वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद डीआईजी सुबोध जायसवाल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस सब से हुई फजीहत से बचने के लिए भी कामत और क्राइम ब्रांच ने तेलगी का ही सहारा लिया। तेलगी के कहने पर ही उन्होंने भिवंडी के एक गोदाम से करीब 830 करोड़ के फर्जी स्टैंप पेपर बरामद किए और मीडिया के सामने वाहवाही लूटी। आपको यहाँ पर याद दिलाता चलूं कि यह सिर्फ मीडिया में खुद के हुए बेइज्जती से बचने के लिए था, मगर तेलगी का नाम इसमें जानबूझकर नहीं डाला गया। अकेले दिलीप कामत ने ही तेलगी से 1 करोड़ रुपए के रिश्वत लिए थे। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर MC मुलानी के तो प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग्स थी जिसमें मुलानी ने कथित तौर पर तेलगी से करोड़ों रुपए के रिश्वत लिए थे। तेलगी कई पुलिस वालों का मिली भगत तब सामने आया जब एडिशनल कमिश्नर SM मुशर्रफ ने इसे मीडिया के सामने लाया। सोचिए, यदि मुशर्रफ केस की गड़बड़ियों को सामने नहीं लाते तो केस सुनवाई के दौर में ही धराशायी हो गया होता, क्योंकि एक तो जांच ठीक से नहीं की जा रही थी और दूसरा पुलिस अधिकारियों के द्वारा रिश्वत लेकर तेलगी के खिलाफ मिले सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। ये तो बस एक मामला था जो कि कोइंसिडेंटली सबके सामने आ गया। ऐसे कितने ही मामले भारत के कोने कोने में बस फाइलों में दब कर रह गया होगा। इमेजिन करके देखिए कि इससे कितने ही तेलगी भारत की गलियों में घूम रहा होगा।
पर यहाँ पर एक सवाल आता है कि यदि ये स्कैम इतने दिनों से इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहे थे तो क्यों कोई पकड़े नहीं गए या तो फिर किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ था। सवाल जितना इंटरेस्टिंग है उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका जवाब। बता दूं कि उस समय महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे छगन भुजबल, जिसके अंदर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आता था। वो और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार कथित रूप से इस स्कैम के टॉप मास्टरमाइंड में से एक थे। ये तब सामने आया जब गणेश चतुर्थी के दिन तेलगी के नार्को टेस्ट का टेप मीडिया के हाथों लीक हो गए थे। Who are those politicians? Mr. Sharad Pawar, Mr. Bhujbal। यही कारण था कि इस पूरे गेम में छगन भुजबल हर तरफ से पुलिस वालों को बचाते हुए दिखे। वे पुलिस वालों को क्लीन चिट पर क्लीन चिट देते गए। अब मामला केंद्रीय मंत्री तक पहुंच चुका था, इसीलिए सीबीआई को भी बयान जारी करना पड़ा। सीबीआई के प्रवक्ता जी मोहंती ने कहा कि तेलगी पर नार्को एनालिसिस टेस्ट पुणे के एसआईटी ने करवाए थे और ये टेस्ट बेंगलोर के फोरेंसिक साइंस लैब में हुआ। सीबीआई ने तेलगी का ये टेस्ट नहीं करवाया। सीबीआई को केस 2004 में ट्रांसफर हुआ था, जबकि ये टेस्ट उससे पहले हुआ था। जब ये केस सीबीआई के पास आया तब ये रिकॉर्डिंग्स भी ट्रांसफर हुई थी। सीबीआई ने टेस्ट से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातों की लीड्स को फॉलो किया, मगर हमें इन दोनों पॉलिटिशियंस के खिलाफ कोई भी कोऑपरेटिव एविडेंस नहीं मिला। सीधे तौर पर देखा जाए तो सीबीआई ने ये बोला था कि नार्को टेस्ट का रिजल्ट ही गलत निकला है, परंतु बेंगलोर एसएफएल के डायरेक्टर बीएम मोहन एक इंटरव्यू में बताते हैं कि नार्को एनालिसिस ने पुलिस को अहम सुराग हासिल करने के मामले में 95% की सफलता दिलाई है। 2 दिन बाद तेलगी की तरफ से भी बयान आ गया, जिसमें उसने अपने वकील हर्षद निम्बालकर के जरिए लिखित बयान जारी किया, जिसमें उसने कहा कि उसने नार्को टेस्ट में किसी भी शरद पवार और छगन भुजबल का नाम नहीं लिया। तेलगी ने कहा कि जो वीडियो फुटेज टीवी पर दिखाया गया है वह तोड़ा मरोड़ा गया था, यानी उसके साथ छेड़छाड़ और बदलाव किए गए। उसने कहा था कि न्यूज चैनल पर जो टेप दिखाया गया है वह नार्को टेस्ट के ओरिजिनल वीडियो या सीडी का हिस्सा ही नहीं है। पर एक तरफ तो तेलगी ये कह रहा था कि ओरिजिनल वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो दूसरी तरफ ये बोल रहा था कि वो क्लिपिंग ओरिजिनल वीडियो का हिस्सा ही नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, यानी तेलगी यहाँ पर सफेद झूठ बोल रहा था। तेलगी झूठ बोल रहा था अपने परिवार के सेफ्टी के लिए, वो झूठ बोल रहा था अपनी बेटी सना के लिए, वो झूठ बोल रहा था अपनी पत्नी बेगम शाहिदा के लिए। और ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि खोजी पत्रकार संजय सिंह अपने किताब तेलगी एक रिपोर्टर की डायरी में अपने और तेलगी के बीच हुई कन्वर्सेशन को लिखते हैं। संजय सिंह तेलगी से पूछते हैं कि सेटलमेंट हो गया, तो तेलगी जवाब देता है हाँ। फिर संजय सिंह बोलते हैं मतलब? इस बार तेलगी बोलता है अभी अपने को इधर ही जेल में मरना है, लेकिन बाकी सब सेफ हो गया। संजय सिंह फिर पूछते हैं बाकी मतलब फैमिली? तेलगी जवाब तो कुछ और देता है, परंतु उसका मतलब हाँ ही होता है। फिर संजय सिंह पूछते हैं कि मतलब एक तरफ से जीत हो गई? इस बार तेलगी चुप रहता है। संजय सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब हम कुल मिलाकर अंदाजा लगा रहे थे तो साफ आवाज हो रहा था कि तेलगी की फाइनल सेटिंग हो गई है। अब जो अनुमानित डील हुई होगी उसके हिसाब से तेलगी की फैमिली को इस सबसे बाहर रखा जाएगा और उन्हें आगे से परेशान नहीं किया जाएगा। इसके बदले में तेलगी अब अपने खुराफातों को विराम देगा, यानी अब बड़े बड़े नाम और शख्सियतों के नाम बाहर नहीं आएंगे और ये बड़े बड़े लोग चैन की नींद सो सकेंगे। तेलगी अब जिंदगी भर सुविधाजनक तरीके से जेल में रहेगा और जेल में ही मरेगा। इसके कुछ दिन बाद एसएम मुशर्रफ, जिनकी वजह से ये पूरा स्कैम एक्सपोज हुआ था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें तेलगी के स्कैम के जांच में अवरोध उत्पन्न करने वाले के बारे में पूछा गया था। उनके सवाल और जवाब कुछ इस प्रकार से थे, आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं। यदि आप इसे गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको साफ समझ आएगा कि यहाँ पर शरद पवार के बारे में बात की जा रही थी। पहले तेलगी की नार्को टेस्ट में नाम, उसके बाद फिर सारे उन्हीं के तरफ। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद समझदार हो, आगे आप कमेंट में बता ही सकते हो इसके आगे। आखिरकार तेलगी को अलग अलग केस में लगभग 30 साल की सजा हुई और 202 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। तेलगी जिसने इस स्कैम को इतना बड़ा बनाया, उसी ने अपने इस भस्मासुर स्कैम को भस्म कर दिया। एक स्कैमस्टर एक फैमिली मैन से हार गया। 26 अक्टूबर 2017 शाम 3:55 का समय मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से तेलगी की मृत्यु हो जाती है। तेलगी की अंतिम इच्छा थी कि स्कैम के पैसे से हासिल की गई उनकी सारी नामी और बेनामी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए और उसे राष्ट्र हित में इस्तेमाल किया जाए। तेलगी की बेगम शाहिदा ने ऐसा ही किया। उसने उन अचल संपत्ति की भी लिस्ट सबमिट की जो तेलगी ने बेनामी तौर पर अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदा था और उसे अभी सीबीआई के द्वारा जब्त नहीं किया गया था। लिस्ट में बेलगांव के 7 और बीजापुर के 2 प्रॉपर्टी थी, जिसमें 13 फ्लैट, 13 दुकानें और खानापुर में 6.5 एकड़ जमीन भी थी। कुल मिलाकर उसकी कीमत लगभग 100 करोड़ से ज्यादा ही होगी। ये एक तरह से भारतीय एजेंसियों के मुंह पर सीधा तमाचा था। उम्मीद करते हैं कि आपको तेलगी स्टोरी का ये सेकेंड पार्ट अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी बनाया है, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो, या तो फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड पर मिल जाएगा।
यदि सेकेंड पार्ट आपको अच्छा लगा तो पार्ट 1 भी जरूर आपको अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं आपको जल्द ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।